और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंडा और मैं जो कॉमर्स के बच्चे हैं जो 11th एंड 12th में वो सभी को एसपी एंड ओसी में बढ़ाता हूँ। और दोस्तों आज के जो लेक्चर है अपने प्यारे से 12th एसपी के स्टूडेंट्स का है, तो जल्दी से जल्दी 12th एसपी वाले अपना अटेंडेंस लगाओ। और ये जो लेक्चर है आप सभी के लिए आ चुका है। दोस्तों कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? आई होप आप सब हमारे साथ एकदम अच्छे से एक फ्लो में सेट हो चुके हो। बहुत जल्द आप सभी का पोर्शन भी बहुत कंप्लीट हो ही जाएगा। मे बी आपका हमारे साथ शायद आपका पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया हो, मे बी आपने सेल्फ स्टडी की होगी या फिर किधर और रेफर किया होगा। बट आई होप आपको हमारे साथ पढ़कर बाकियों से ज्यादा मजा आता है, तभी आप हमें देख रहे हो, है ना। बाकी यार दोस्तों लेसन नंबर 10 चल रहा है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ये लेक्चर नंबर 3 है उसका, तो लेक्चर नंबर 2, 1 अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा जाकर देखो दोस्त। ये इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इजी लेसन है, इसलिए मैं इसको कभी भी बच्चों को कहता हूँ स्किप मत करो। इससे एक क्वेश्चन फिक्स आएगा एकदम श्योर 5 मार्क का, तो वो अपने को करना ही है। लेकिन यार ये लेसन से ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और ये लेसन जो है आपके फिक्स 5 मार्क कन्वर्ट करवाएगा ही, 5 मार्क आपको ग्रांट करेगा ही। तो इसके साथ खिलवाड़ क्यों करना, थोड़ी सी मेहनत करके 5 मार्क ले लो, खत्म करो काम। बाकी जो डिफिकल्ट लेसन में आप थोड़ी गैम्बलिंग कर सकते हो, जैसे 4th लेसन में गैम्बलिंग करना, 5th लेसन में करना, लेटर्स में थोड़ी बहुत छेड़खानी कर देना, लेकिन ये चैप्टर्स में कुछ गैम्बल करने का सेंस नहीं बनता एक्चुअली, ठीक है। तो चलो ये 11th में जो लेसन पढ़ते थे ना आप इजी वाले, ये वैसा लेसन है, ठीक है। अब क्या है, हमने इतना टाइम तक हमने प्रोविजंस देखा, लीगल प्रोविजंस। आज भी हम कुछ ऐसी प्रोविजंस पे ध्यान देंगे। उससे पहले अगर किसी बच्चे को हमारे साथ कोई भी डाउट समस्या, मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम का आज मैंने जो टैग है यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बाकी क्योंकि फर्स्ट पे स्पेस नहीं था, तो चलो आज मैं ना आपको कुछ एक नया चीज सिखाऊंगा, एकदम मस्त चीज आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस लेक्चर में हमें सिर्फ रीड करना है। जैसे ये आपको आता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, मैं फर्स्ट लाइन रीड करते जाऊंगा, आप सब कुछ समझते जाओगे, क्योंकि हमने सारे लेक्चर्स में बात किया है। देखो आज हम कौन सा लीगल प्रोविजन समझेंगे आज? लीगल प्रोविजंस फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब आप पेमेंट डिविडेंड की बात करते हो, देखो यार दोस्तों, हमने रिकमेंडेशन सीख लिया, हमने डिक्लेरेशन सीख लिया, अब उसके सोर्स सीख लिए, ओरिजिन देख लिया, हमने उसके कैपिटल प्रॉफिट से भी दे सकते हो, आउट ऑफ प्रॉफिट भी दे सकते हो, लिस्टेड कंपनी के लिए क्या होता है हमने वो देख लिया। अब बारी है, जब आप डिविडेंड दोगे तो उसकी जो पेमेंट होगी किस वे में करोगे। आज का इस पूरा लेक्चर उस पे बना है। डिविडेंड की पेमेंट का वक्त होता है तब उस समय में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्लियर। देखो डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश, आपको कैश में देना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी को 1 लाख रुपए का जाकर कैश दे रहे हो, ये ले उसके सामने नोट गिन रहे हो, 10 रुपए का नोट, 15 रुपए का, 15 रुपए बोल रहा हूँ, ये 5 का सिक्का पकड़ 25 रुपए, ये ऐसा करके नहीं देना आपको। उसके बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हो। कैश एक वाइडर टर्म में यूज किया जाता है, इट इंक्लूड्स बैंक, ठीक है। फिर क्या, एंड नॉट इन काइंड। सुनना दोस्त, तूने हमारी कंपनी का शेयर होल्डर है, तुझे पूरे 3 लाख रुपए का मुझे डिविडेंड देना था, ठीक है। काम कर, मार्केट में ना एक नई बाइक आई है 3 लाख की, नई चीजें को चल पुरानी दे दूंगा, BMW G3 10RR, ये करीबन 3 लाख की मैं जुगाड़ करता हूं इसका, तुझे 3 लाख का डिविडेंड देना था ना, ये बाइक ले ले, तू ऐश कर जा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं ना। वो बोलेगा भाई मुझे बाइक चलानी नहीं है, मैं क्या करूंगा बाइक का समझ में आ रहा है? तो डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश। आप उसको बदले में कोई गुड्स नहीं चाहिए उसको भाई, ना उसको कोई सर्विस चाहिए, उसको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ कैश में आपको पेमेंट करनी है डिविडेंड की। मे बी पेड बाय चेक, वारंट और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू आप उस चीज का पेमेंट कर दोगे। जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर्स, आपको एक कंसेप्ट पता होगा, एक कंपनी में एक शेयर किसी 2 इंसान ने खरीदा, जॉइंट शेयर होल्डर इसे बोलते हैं, है ना। याद रहे ना 11th के दिन। अब सोचो दोस्तों, कोई एक शेयर, कोई भी एक कंपनी, जो भी टाटा बटाटा जो भी आप चाहिए आपको, ठीक है, वो शेयर आपने और मैंने मिलके खरीदा। जैसे पीछे कैमरा के पीछे जो बच्चा है उसका नाम रोहन है, तो रोहन और गौरव दोनों ने मिलकर एक शेयर खरीदा कोई भी कंपनी का। तो जिसमें दोस्तों गौरव का नाम ना पहला लिखा हुआ था। रोहन ने बोला अरे सर आप तो हमारे टीचर हो, आपसे हम सीखते हैं, एक काम करो आपका नाम आप पहले लिखो, गौरव सर आप पहले अपना नाम लिखो, बाद में मैं मेरा नाम लिखूंगा। तो गौरव रोहन दोनों ने मिलकर शेयर्स खरीदा, समझ में आया। अब ये जो रोहन है ना, सारे राइट्स इसके पास है एज अ शेयर होल्डर, गौरव के पास भी है। लेकिन जब डिविडेंड, यहाँ पे देखो फोकस करने का समय, जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर्स, अगर कोई लोग साथ में मिलकर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो उनको आप वारंट के द्वारा उनकी पेमेंट करोगे, ठीक है। और ये जो वारंट है ना उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आएगा। अब आपके दिमाग में ख्याल आया लेकिन सर किसके एड्रेस पे आएगा?
रोहन के घर के एड्रेस पे आएगा, गौरव के घर पे एड्रेस आएगा, या दोनों ने मिलकर जो एड्रेस दिया उसके घर पे आएगा। किसके घर पे एड्रेस आएगा? तो दोस्तों मतलब किसका एड्रेस लिया जाएगा नोटिस के लिए? डिविडेंड वारंट की जो पेमेंट होगी तो दोनों में से किसके घर पे जाएगा? शेयर होल्डर तो दो है, शेयर एक ही है, डिविडेंड वारंट किसी एक को मिलेगा, तो रोहन को मिलना चाहिए या गौरव को मिलना चाहिए? किसी को भी मिले, माना तो एक ही जाएगा, पर हमें किसके घर पहुंचाना है? तो जिसका भी नाम पहले लिखा होता है फर्स्ट। तो इस केस में पहला नाम किसका लिखा था? गौरव का। तो गौरव के घर का जो एड्रेस होगा उसके घर पे डिविडेंड वारंट जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। समझ में आया? पेबल ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, जो भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या फिर रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर वाली बुक में, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर होता ही नहीं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिनका नाम है उनको ही सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की पेमेंट की बात की जाएगी। और जो अपना बुक क्लोजर डेट में जिसका नाम लिखा होगा उतने डेट तक ही लोगों को डिविडेंड की बात की जाएगी। अब देखो, डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया ना तो उसके 30 दिन के अंदर उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। कितने दिन में? 30 दिन में। कंपनी को मेक श्योर करना है कि सबके अकाउंट में पेमेंट हो जाए 30 दिन के अंदर। कंपनी को फालतू लफड़े चाहिए नहीं। 30 दिन बोला, 30 दिन मतलब एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। अब बाई एनी चांस अगर कोई कंपनी 30 दिन तक सबका पेमेंट नहीं कर पाती, तब इस केस में, और अगर कंपनी की गलती है यहाँ पे, तो इस केस में कंपनी जो डिफॉल्ट किया है ना, उनके जो डायरेक्टर्स है, सारे डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड लायबल। और दोस्तों उनको सिंपल इंटरेस्ट पे 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस डिविडेंड के साथ। समझ में आया मैं क्या बोला? मतलब अगर किसी को 100 रुपए का डिविडेंड मिलना था, अब उसे 118 रुपए मिलेंगे। क्यों? 18% इंटरेस्ट भी तो अब उसे एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। तो कंपनी पूरी कोशिश करती है कि आप सभी का जो पेमेंट है 30 दिन के अंदर हो जाए। नहीं होती है तो कंपनी को 18% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि एक बड़ा डील है। अब दोस्तों ये तो चलो ठीक है, बेसिक सी बातें थी, हमें समझ में आ चुका। लेकिन कभी आपके ऐसे दिमाग में ख्याल आएगा कि सर सोचो कंपनी ने बोला कि आ जाओ दोस्तों, आ जाओ, डिविडेंड आ गया है, आप सभी के लिए डिविडेंड आ गया है, और कोई शेयर होल्डर फॉर एनी रीजन वो शेयर होल्डर वो डिविडेंड जाके नहीं कलेक्ट कर पाता, या उसका जो बैंक अकाउंट था वो बंद हो गया था, उसका एड्रेस वो शिफ्ट हो चुका था, अब उसको जो डिविडेंड मिल रहा है, सर क्या करेगा वो? कैसे उसको डिविडेंड मिलेगा? 30 दिन के बाद कंपनी क्या करती होगी उस पैसे का जो बच चुका है? क्योंकि ये पैसे पे तो उस इंसान का हक था, पर उसका बैंक अकाउंट बंद है, उसका रजिस्टर्ड होम एड्रेस बदल चुका है, कंपनी के पास कोई कांटेक्ट करने का जरिया नहीं है उस इंसान के साथ। अब इस केस में क्या होगा? सोचा कि नहीं? नहीं सोचा तो अब सोचा होगा आपने। एक हैवी कंसर्न दे दिया मैंने आपको। तो ऐसे सिचुएशन के लिए कंपनीज एक्ट द्वारा एक लॉ में एक प्रोविजन लिखा गया है। आज वो प्रोविजन हम ध्यान देंगे। उसको कहते हैं अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। सोचो ना, मैं आपको बोलता हूं आपको मेरे घर पे आना है और मुझसे 100 रुपए कलेक्ट करके जाना है। अब ये आपकी ड्यूटी है ना कि आपको मेरे घर पे आकर 100 रुपए कलेक्ट करके जाना है। अब आप मेरे घर पे नहीं आए, इसमें मेरी गलती है आपकी गलती? आपकी गलती। मैंने तो, मेरा काम था, मैंने आपको बोल दिया कि आपको आना है, पर आप आए नहीं। ना ही आपने मुझे बोला कि इलेक्ट्रॉनिक वे में पेमेंट कर दो, ना ही आपने किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट करने बोला। मैंने आपके पैसे रखे भाई, आना हो आके ले जाना। कंपनी क्या बोल रही है? आना हो आके ले जाना, ऐसा मैंने आपको बोला। इस केस में ही दोस्तों ऐसा ही होता है। अगर किसी का डिविडेंड कंपनी उनको दे नहीं पाती फॉर एनी रीजन, उनके साइड से गलती होगी, अपने साइड से गलती होगी, तो कंपनी क्या करती है, फ्रॉम द एंड ऑफ 30 डेज, 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज, कंपनी अपना जाकर अकाउंट खोलती है एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, और उसका जो अकाउंट का नाम होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जैसे अपनी कंपनी का नाम क्या है? जेआर कॉलेज है ना अपनी चैनल का, तो जेआर कॉलेज अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ऐसा नाम होता है। समझ में आया? डिविडेंड डिक्लेयर किया, dividend has to be paid within 30 days. By any chance, if company fails to pay the dividend within 30 days, then within 7 days, company needs to open an account known as unpaid dividend account in scheduled commercial bank. क्या मस्त लिख के दे दिया आपको, इंग्लिश में बता दिया, फ्रेमिंग करवा दी, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट within 90 days, company is required to upload a list of names, unpaid amount, registered उनका वैल्यू, उनकी एड्रेस, and they are required to upload it on the website of the company. ठीक है, फ्रेमिंग होती है ऐसी इंग्लिश की। मैंने उसको याद भी नहीं किया ना, मैंने उसको रीड किया, सिर्फ एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम के थ्रू जितना मेरी इंग्लिश है मैं उससे फ्रेमिंग कर रहा हूं,
और कुछ ऐसा हैवी वर्ड्स यूज नहीं कर लिया। आपको एग्जाम में यही लिख के आना है, 5 में से 5 मिल जाएंगे। और अगर कोई बच्चा कंपनी सेक्रेटरी, सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, एलएलबी में, जब मैं आपको बताऊं ना, एक एक 2-2 पेज के प्रोविजंस होते हैं, ये सारे प्रोविजंस आपको एक साथ लिखने होते। अगर आप इसको याद करते बैठोगे तो एग्जाम में आपका मुश्किल है पास होना, ये सच है, ठीक है। और चेकर भी एंटरटेन नहीं करता है एज इट इज आंसर, रटा हुआ आंसर, जब उसको मतलब पूछा तो उसे पता नहीं। अभी देखो ना यार, सिर्फ कितने अच्छे से डायग्राम में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। मैं इसको समझाऊंगा एक बार, मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूं, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? इफ बाय एनी चांस, if the unpaid amount in your unpaid dividend account remains for 7 years or more, नहीं मोर नहीं है, देखा, खेलना नहीं है अपने को, remains unpaid for 7 years, समझो मेरी इंग्लिश समझो एक बार, then they are required to transfer such amount to investor education and protection fund। समझ में आया? इंग्लिश की इसकी ये फ्रेमिंग थी। अब इसको हम समझेंगे। हमने समझा अगर कोई इंसान जो अपना डिविडेंड की क्लेम करने नहीं आ पाता फॉर एनी रीजन, अब कंपनी क्या करती है? उसका वेट करती है। अरे आएगा, वो आएगा, 1 दिन हो गया, अरे वो आएगा, उसने बोला था वो डिविडेंड लेने आएगा। 25 दिन हो गया, अरे वो आएगा, अभी 5 दिन बचा है। 30 दिन हो गया, अब क्या करे? कंपनी ऐसा बोलेगी, तुझे 30 दिन में आना था, तू आया नहीं, अब मैं तुझे डिविडेंड नहीं दूंगी। ऐसा नहीं कर सकता कंपनी को डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है? 30 दिन सबका इंतजार करती है, डिक्लेरेशन के बाद से 30 दिन इंतजार किया, उसके साथ अगर कोई 30 दिन तक नहीं आता ना, कंपनी सोचती है पता नहीं यार ये कब आएगा, अब मैं इसका वेट तो नहीं कर सकती, मुझे बाकी भी काम है, एक काम करती हूँ, फ्रॉम द एंड ऑफ 30 डेज कंपनी विद इन 7 डेज ओपन एन अकाउंट नोन एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। समझ में आया? कंपनी क्या करती है? 30 दिन के जो 30 दिन हो गया उसके एंड से 7 दिन के अंदर एक अकाउंट क्रिएट करेगी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। इस अकाउंट में सारा वो पैसा ट्रांसफर कर देगी। उसके बाद ही बात, फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ दिस अकाउंट, उसके 90 दिन के अंदर कंपनी अपने वेबसाइट पे अपलोड करेगी लिस्ट ऑफ अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड शेयर होल्डर्स, उनका नाम, उनका वैल्यू, उनका रजिस्टर्ड एड्रेस, कि भाई आप सभी का नाम है लिस्ट में, प्लीज देख लो आपका नाम है कि नहीं, और अगर आपका नाम है तो आके डिविडेंड अपना लेके जाओ यार प्लीज। और सोचो 7 साल हो गए फिर भी कोई आया नहीं कंपनी के पास अपना डिविडेंड क्लेम करने को, तो कंपनी क्या करती है? इस पैसे को अपने पास नहीं रखेगी। इस पैसे को अगर कोई 7 साल के अंदर तक नहीं आता तो इस पैसे को कंपनी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जाकर ट्रांसफर करेगी मैंडेटरली। कंपनी डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया तो वो पैसे को कंपनी अपना काम में यूज नहीं कर सकती। डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो उसका जो मेन मकसद है डिविडेंड देना है, तो वो डिविडेंड ही दोगे आप उसका और कुछ नहीं करोगे। एंड ऑफ डिस्कशन। और अगर आपके पास कोई डिविडेंड बच भी जाए, आप उसे घर नहीं ले जा सकते, आप उसको इस तरह से, उसका ध्यान रखना है। इस चीज का, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट, एंड आई होप आपको ये डायग्राम से ही आप इस पूरे चीज को याद कर रखोगे और इसको एग्जाम में लिख कर आओगे। एग्जाम में आप ये डायग्राम मत बनाओ, मैं सजेस्ट करूंगा। ये डायग्राम बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, बट चेकर्स का भरोसा नहीं है। आपकी बुक में भी नहीं दिया है ना। हम एज अ प्रोफेशनल्स, मैं आपको बताता हूं, अगर कोई 1-1, 2-2 पेज का आंसर होता है ना, हम एज अ प्रोफेशनल्स पता है क्या करते हैं? उस चीज को डायग्राम में तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। जैसे 3-4 लाइन का कोई आंसर है ना, हम उसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि यहां से इसका पेमेंट आया, इधर से इसने पेमेंट करा। ये सेम मेरा इस तरह से मैं एक डायग्राम बनाता हूं। और जब आप 12th पास कर लोगे, आपको जब सीए, सीएस, सीएमए ऐसे कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट फ्रॉम द डे 1 आपको इस तरह से ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना सारा है ना कि आप कवर ही नहीं कर पाओगे। चलो, आई होप आपको समझ में आया। बाकी दोस्तों, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अरे यार ये बहुत बकवास टॉपिक है। और इसके बाद फिर एक आखिरी लेक्चर और लगेगा इस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वाले लेसन में, और उसके बाद हम इस लेसन को अलविदा कहेंगे। और फिर 11th एंड 12th 2 चैप्टर्स आपके बचेंगे, तो बहुत बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। फिर उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी, रिवीजन, टेस्ट, नोट्स बहुत कुछ बनाना है, तो वो आप चालू रखिएगा। चलो, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, भाई किस तरह से डिविडेंड की पेमेंट की जाती है? इसमें 3 तरीके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड, हाँ भाई, एनएफटी, फिर एनईएफटी, आरटीजीएस, बैंक में तेरे वॉलेट में यूपीआई आईडी दे भाई, पेमेंट करता हूं, ऐसा भी डिविडेंड आप पे कर सकते हैं, जैसा कंपनी और आपके बीच में डिसीजन लिया जाए। सेकंड, अब फर्स्ट पे आते हैं, डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट में क्या होता है ना,
मुझे तेरे घर का एड्रेस दे, तेरा भाई तेरे घर पे वारंट लेके आएगा, उस वारंट में डिविडेंड वारंट होगा, तो उसके थ्रू अपने बैंक में तुझे वो दिखाना है, फिर बैंक वाला तेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा उतना पैसा। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड वारंट। इसमें कंपनी के जो ऑफिसर्स है वो आपके घर पे आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आके आपको डिविडेंड वारंट देके जाते हैं। समझ में आया? और ये क्या? डिविडेंड मैंडेट। आप कंपनी को बोलते हो अरे सुन सुन सुन, मेरा बैंक अकाउंट ये है, मुझे पैसे इधर ही चाहिए, और ज्यादा दिमाग मत लगाना, मुझे पैसे इधर ही चाहिए, इसको बोलते हैं डिविडेंड मैंडेट। डिविडेंड वारंट, जब आपके घर पे मैं एक नोटिस भेजूंगा, नोटिस में जब आप पेपर को फाड़ के देखोगे तो उसमें डिविडेंड वारंट होगा। ये आपका वारंट, आपके घर का होम एड्रेस, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस जो आपने कंपनी को दिया गया था, ये डिविडेंड वारंट आपको वहां पे मिलेगा। और डिविडेंड मैंडेट, आप जहां पे कंपनी को डायरेक्ट करो, कंपनी मुझे ये बैंक अकाउंट में चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक मोड में दोस्तों पेमेंट मिलने के बहुत सारे तरीके हैं। नेट बैंकिंग हो गया, वॉलेट ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में आता है। और चलो फिर इस लेसन का ये जो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, छोटा सा लेक्चर बहुत ही, पर आज के इस लेक्चर का जो इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था, और इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था। इसमें ये एज इट इज आपको एग्जाम में लिख कर आना, इंग्लिश को थोड़ा और सुधारना, इसको थोड़ा सा और लेंदी कर देना, वर्डिंग का ध्यान रखना, इंग्लिश फ्रेमिंग पे वर्क करना, और बाकी आई होप आपको ये आ चुका है। एंड मैंने जो डिक्टेट करा आप उसको भी रेफर कर सकते हो, उसको थोड़ा सा और बेटर वे में कन्वर्ट कर देना। मेरा जो मन में आया बोलते गया, मैं इतना सोच सोच के फ्रेमिंग थोड़ी करी है। अब पेपर और पेन लेके अगर मैं इस आंसर को डिकोड करूंगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये प्रेजेंट करके दे दूंगा, लेकिन अगर मैं करूंगा तो आप कब करोगे? चलो बाकी ये आपके भाई का इंस्टाग्राम आईडी goldiemunna_, जाके प्यार बांटो। और हम भी आपके साथ क्या करते हैं, वो प्रस्ताव रखते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं मैराथन लेक्चर्स का, पर अगर आप हमें प्यार दोगे तो, और उसके बाद ही हम डिक्लेयर करेंगे कुछ। तो टीचर्स लोग को सपोर्ट करो, इंडिविजुअल टीचर्स को, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड तुम्हारे भाई को ज़्यादा करना, बाकी चैनल को सपोर्ट करो। हम ऐसे ही आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से इस लेसन नंबर 10 के लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4 में हम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट को गुड बाय कर देंगे। ठीक है, फिर गुड बाय करें भाई का। फिलहाल आप मुझे गुड बाय कर दो, मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। पढ़ाई करो, मस्ती करो, बाकी चलता रहता है। अच्छा, एक छोटा सा लेक्चर, आपको भी थोड़ा टेंशन कम। मैं इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। जाओ अभी पढ़ाई करो भाई।